हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इसमें आज हम देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2021-22 का AQ2 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराया जाएगा। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें 10 के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरिन। हमें जो सैकरिन का स्ट्रक्चर और उनके यूजेस के बारे में बताना है। अब सैकरिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज एज स्वीटनर एंड प्रिजर्वेटिव्स। अब सैकरिन जो होता है वो हमारा टेस्ट में मीठा होता है, तो इसलिए हम जो है उसको स्वीटनर की तरह यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सैकरिन जो है वो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करता है, तो इसलिए हम उसको जो है प्रिजर्वेटिव्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। हमें जो है बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर हमारी बेंजीन की इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, हमारा बेंजीन में जो है हमारे 6 कार्बन लगे होते हैं और उसमें 6 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब यहाँ पे हमारा ध्यान से देखिए तो ये हमारा एक कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, ये हमारा तीसरा कार्बन है, ये हमारा चौथा कार्बन है, ये हमारा 5वां कार्बन है और ये हमारा 6ठा कार्बन है। तो इस तरीके से हमारे 6 कार्बन जो है अटैच होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक कार्बन जो है वो हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसमें हमारा एक कार्बन, इस वाले को देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एक ये जो है एडजेसेंट 2 कार्बन के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक जो है ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से हमारा एक कार्बन जो है वो हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक बीच में जो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्बिटल पिक्चर होती है हमारी बेंजीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्पोनिफिकेशन वैल्यू। हमें जो है स्पोनिफिकेशन वैल्यू को एक्सप्लेन करना है कि स्पोनिफिकेशन वैल्यू होती क्या है। नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। बेसिकली हमारे पास 1 ग्राम फैट या ऑयल है, उसको स्पोनिफाई करने के लिए हमारा कितना KOH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड होगा, उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन वैल्यू। इट मेजर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैट। और ये जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट को मेजर करने में यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। अब यहाँ पे हमें जो है साइक्लोएल्केन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर देना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोप्रोपेन जो वो हमारा सबसे कम स्टेबल है, फिर उससे ज़्यादा आता है हमारा साइक्लोब्यूटेन, फिर उससे ज़्यादा आता है हमारा साइक्लोपेंटेन और सबसे ज़्यादा आता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरीके से ये जो है इस डायरेक्शन में हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। हमें जो है ट्राइफिनाइल मीथेन के यूजेस के बारे में बताना है। इसमें हमारा आ जाता है, इट इज़ यूज इन डाइज। ये जो था हमारे डाइज में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल एप्लीकेशंस। और ये जो था हमारे टेक्सटाइल एप्लीकेशंस भी होती है, मतलब ये जो है कपड़ों को डाई करने के लिए, उनको कलर करने के लिए जो है इसको यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज इन प्रिंटिंग इंक्स। और ये जो था हमारा प्रिंटिंग इंक्स जो होती है, जो हमारा प्रिंट निकलते हैं, उनकी इंक्स में भी हम जो है ट्राइफिनाइल मीथेन का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द यूज ऑफ नेफ्थलीन। हमें जो है नेफ्थलीन के यूजेस बताने की कहाँ हम जो है नेफ्थलीन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है, इट इज़ यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स। ये जो था हमारे इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं नेफ्थलीन को। इट इज़ यूज्ड इन डाइज। ये जो था हमारा डाइज में यूज़ करा जाता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट वुलन गुड्स। और हम जो है वुलन गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है नेफ्थलीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन साइक्लोएल्केन्स। हमें जो साइक्लोएल्केन्स की डिफाइन देनी है। इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग ऑफ कार्बन जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड्स। बेसिकली हमारे ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारी कार्बन की रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा सिंगल बॉन्ड से जॉइन होती है। इसमें हमारा एग्जांपल में आ जाता है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। ये जो था हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है हमारा ट्रायंगल शेप में, और इसके सभी एजेस पे जो है हमारा कार्बन जो है अटैच होते हैं। इस तरीके से हमारा साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है। इसके भी हमारे सभी एजेस पे हमारे जो है कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अभी यहाँ पे हमें जो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बारे में बताने की फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है। बेसिकली हमारी ये वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारा जो है असाइल ग्रुप का एडिशन होता है। इसमें जो है क्या होता है देख लेते हैं। थ्योरेटिकल रिएक्शन ऑफ एरिन्स विद असाइल क्लोराइड यूजिंग अनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली एरिन्स लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने बेंजीन ले लिया एग्जांपल में, और यहाँ पे हमने कोई भी असाइल क्लोराइड ले लिया, उसको जब हम रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये जो हमारा ये जो असाइल ग्रुप है ये हमारा अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। और यहाँ से हमारा जो बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन और ये इसका Cl, ये दोनों मिलकर हमारा HCl रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा असाइलेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पे
पे बेसिकली हमारा जो है HCl रिलीज हो जाता है और हमारा असाइल ग्रुप जो है वो हमारा ऐड हो जाता है कोई भी अरीन्स के ऊपर। मतलब जो भी हम अरीन लेंगे, यहाँ पे हमने बेंजीन ले रखा है, तो यहाँ पे हमारा अगर कोई और अरीन लेंगे तो उसके ऊपर भी हमारा असाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, उसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिचर्ड मिशेल वैल्यू। यहाँ पे हमें जो रिचर्ड मिशेल वैल्यू के बारे में बताने के रिचर्ड मिशेल वैल्यू होती क्या है। इसको हम RM वैल्यू के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ml of 0.1 नॉर्मल QH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज द वाटर सोल्यूबल वोलाटाइल फैटी एसिड्स डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 ग्राम फैट ले लेंगे, फिर उसको जो है स्पूनिफाई कर देंगे। अब स्पूनिफाई करने के बाद वहाँ पे जो है हमारा फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे अलग हो जाएंगे। फिर हम उसका जो है स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जो हमारा सेपरेट होएगा, हमारा जो वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो हमारे कंडेंसेट में आ जाएंगे, मतलब जो हमारा रिसीवर है उसमें आ जाएंगे। अब जो हमारा वोलेटाइल फैटी एसिड है वो हमें वहाँ पे मिल जाएंगे, फिर उसको जो हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। अब जो हमें वोलेटाइल फैटी एसिड मिला ना, उसमें से हम वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। फिर वहाँ से हम जो वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को लेते हैं, उसको हम जो है 0.1 नॉर्मल QH के साथ टाइट्रेट करते हैं, और फिर उसको जो है जितनी हमारी रीडिंग आएगी उसको हम कहते हैं RM वैल्यू। तो इस तरीके से हम जो है RM वैल्यू को फाइंड करते हैं। बेसिकली हम जो है जो भी हमारा वाटर सोल्यूबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स आया हमें, उसको हम जब टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल QH से, तो कितना हमारा 0.1 नॉर्मल QH रिक्वायर्ड होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं RM वैल्यू। तो उम्मीद है गाइस आप RM वैल्यू जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें जो है इस क्वेश्चन में कोई भी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमने जो है नैफ्थलीन ले रखा है। सबसे पहले नैफ्थलीन में क्या होता है, हमारे 2 बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज हो जाती है, तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है नैफ्थलीन में। नेक्स्ट आता है हमारा एंथ्रासीन में। एंथ्रासीन में हमारी जो है 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है और वो जो है आपस में सीरीज में फ्यूज होती है। फिर आता हमारा फिनेंथ्रीन में। फिनेंथ्रीन में भी हमारा जो है 3 हमारी जो है बेंजीन रिंग फ्यूज होती है, बट वो जो हमारा सीरीज में नहीं होती है, वो एक जो है हमारे ऊपर होती है और 2 जो हमारा सेम प्लेन में होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिनॉल। फिनॉल भी हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसमें क्या होता है, हमारा सिंपली बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर हमारा जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। नेक्स्ट आता है हमारा एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, हमारा नीचे जो है बेंजीन रिंग होती है और ऊपर हमारा जो है अमीन ग्रुप अटैच होता है। अब अमीन ग्रुप कौन सा होता है, हमारा यहाँ पे जो है NH2 ग्रुप जो है उसे हम कहते हैं अमीन ग्रुप। तो इस तरीके से हमारा एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें से आप कोई भी 4 स्ट्रक्चर जो है वो याद कर सकते हैं और आप इजिली पेपर में लिख सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा सेक्शन A जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हमारा आता है सेक्शन B। सेक्शन B में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी अपनी चॉइस से 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है, और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सेक्शन B जो वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट बेयर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशंस। हमें जो है डिटेल में बताना है बेयर स्ट्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करना और उसकी जो है लिमिटेशंस के बारे में भी बताना है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती क्या है। एडोल्फ बेयर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1885। एडोल्फ बेयर नाम के व्यक्ति ने इस थ्योरी को प्रपोज करा था 1885 में। ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स, और इन्होंने जो है स्टार्टिंग के कुछ साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। ही एज्यूम दैट ऑल साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर, और इन्होंने एज्यूम करा था कि सभी साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारे प्लेनर होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन, और इन्होंने बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है हमारी साइक्लोएल्केन्स की वो उनके एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हमारा एंगल स्ट्रेन जो है वो हमारा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब हमारा अगर एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो हमारी स्टेबिलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट हम एंगल स्ट्रेन देख लेते हैं कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है। एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। हमारा एंगल स्ट्रेन होता क्या, हमारा डिजायर्ड एंगल और हमारा एक्चुअल एंगल में कितना डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दे रखा है एंगल स्ट्रेन का। एंगल स्ट्रेन इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस एक्चुअल एंगल। अभी ये जो है एक्चुअल एंगल को हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रखा है। यहाँ पे हमने जो है साइक्लोप्रोपेन ले रखा है, उसका हमारा एक्चुअल एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है, इस तरीके से हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है। इसका हमारा एक्चुअल एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री होता है, और हमारा कंप्लीट डिजायर्ड एंगल जो है वो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो इसमें से जब हम डिजायर्ड एंगल में से एक्चुअल एंगल को माइनस कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा एंगल स्ट्रेन। और यहाँ पे हमारा साइक्लोप्रोपेन में हमारा एंगल स्ट्रेन आ रहा है 49 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी साइक्लोएल्केन्स का एंगल स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमारा ये रूल दिया था, हमारा स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। यहाँ पे हमारा जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए थे हमारे साइक्लोएल्केन्स के। यहाँ पे हमारा जो है साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा सबसे कम स्टेबल होता है। फिर आता हमारा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो है वो हमारा साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आता हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा साइक्लोब्यूटेन से ज़्यादा स्टेबल होता है, बट हमारा साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल होता है। और लास्ट में आता है हमारा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस
लिमिटेशंस के बारे में, लिमिटेशंस में हमारा फर्स्ट आता है हायर साइक्लोएल्केन्स नॉट फॉलो दिस रूल। अब ये जो इन्होंने रूल दिया था, हमारा एंगर स्ट्रेंथ जैसा बढ़ेगा वैसे हमारा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये वाला रूल जो हमारा हायर साइक्लोएल्केन्स जो होता है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। दे डू नॉट गिव एनी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस, और ये जो था हमारा, इन्होंने कोई भी रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। थर्ड आता हमारा अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन बट प्रैक्टिकली इट इज़ रिवर्स। हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बताया था कि हमारा साइक्लोपेंटेन जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन के मुकाबले। तो बट हमारा जो है प्रैक्टिकली जो है वो हमारा रिवर्स होता है, मतलब हमारा सबसे ज़्यादा जो है हमारा साइक्लोहेक्सेन स्टेबल होता है। बट हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के मुकाबले हमारा जो है यहाँ पे बताया था हमारा साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमें जो है बेंजीन की एनालिटिकल एविडेंस, सिंथेटिक एविडेंस और अदर एविडेंस के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पे हम एविडेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस में क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 दिस इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है हमारा बेंजीन का वो होता है हमारा C6H6। तो यहाँ पे हमारा जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा अनसैचुरेटेड रिंग या फिर हमारा अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है वो हमारा प्रेजेंट है। अब अनसैचुरेटेड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की, वो जो हमारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स में आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है जिस तरीके से इसका फॉर्मूला है हमारा C6H6, ये हमें बताता है कि हमारा बेंजीन के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हमारा जो है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंड एविडेंस आता है हमारा सिंथेटिक एविडेंस। सिंथेटिक एविडेंस क्या कहता है, बेंजीन हैव अनसैचुरेटेड। अब हमें पता है कि हमारा बेंजीन में कहीं ना कहीं डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, वो हमने एनालिटिकल एविडेंस के थ्रू हमने बता दिया था। सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। फिर यहाँ पे हम जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि हम जो है अब यहाँ पे हमारा जो है डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम उसको जो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड की तरह भी बना सकते हैं बेंजीन को। बट इट डिड नॉट बिहेव लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड में अगर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उसको हम एल्कीन या एल्काइन कहेंगे। अब ये जो है जब हम बेंजीन को ड्रॉ करते हैं हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड की तरह, तो वो जो हमारा एल्कीन और एल्काइन की तरह बिहेव नहीं करता, मतलब ये जो हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रहा है। सो इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो इस वजह से हम जो है इसको स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं बनाते हैं। थर्ड आता है हमारा अदर एविडेंस। अदर एविडेंस में हम स्टडी करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेंजीन एडिड 3 मोल्स ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू गिव साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, उसको हमने रिएक्ट कराया 3 मोल H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा साइक्लोहेक्सेन में। दिस कन्फर्म दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये जो हमारा बता देता है कि हमारा बेंजीन जो है वो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है एंड 3 डबल बॉन्ड्स, और इस बेंजीन में जो होता है हमारे 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारा एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ पे हमारा 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो हमारा अटैच हो जाता है। तो अब हमारा यहाँ पे जो है 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो हमारा अटैच हो चुका है, तो हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर को ड्राइव करा है। नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है कैलकुलस स्ट्रक्चर, सेकंड आता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर और थर्ड आता है हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस स्ट्रक्चर की। तो कैलकुलस स्ट्रक्चर जो है हमारा कैलकुलस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट करा था हमारा बेंजीन का। इन्होंने बताया था कि हमारा बेंजीन जो है वो हमारा साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें हमारा एक कार्बन जो है वो हमारे अदर एडजेसेंट 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है और इसमें हमारा टोटल 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमारा ये जो है 6 कार्बन कंपाउंड है। एंड ये जो हमारा फॉलो हकल रूल, और ये जो हमारा हकल रूल को फॉलो करता है जिसकी वजह से ये जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलस स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट अब हम सेकंड बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बेस में हम जो है बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला था हमारा बेंजीन का C6H6। मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 78 ग्राम पर मोल। बॉन्ड एंगल हमारा बेंजीन का होता है 120 डिग्री और sp2 हाइब्रिडाइज जो हमारे कार्बन एटम्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमारी 1.40 एंगस्ट्रॉम जो होती है वो हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के बीच में होती है। और नेक्स्ट हमारा आता है 1.9 डिग्री एंगस्ट्रॉम, ये जो होता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमारा बॉन्ड लेंथ होती है। तो इस तरीके से हमारा जो है केमिकल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। देयर आर कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूस डिलोकलाइजेशन होती है हमारी पाई बॉन्ड्स की। यहाँ पे हमारा रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है हमारी 36 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे हमारा इस तरीके से हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा बेंजीन का। ये हमारा जो पाई बॉन्ड्स है वो हमारा कंटिन्यूसली डिलोकलाइज होते रहते हैं और इस तरीके से हम जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उनके एविडेंस और उनके सभी तरीके के स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ फिनांथ्रीन डेरिवेट्स। हमें जो है फिनांथ्रीन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, रिएक्शन और उनके यूजेस के बारे में बताना है।
चलिए सबसे पहले हम फिनाइनथ्रीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फिनाइनथ्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें हमारी 3 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो हमारी 92 किलो कैलोरी पर मोल होती है। नेक्स्ट हम इसकी सिंथेसिस देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस फिनाइनथ्रीन का सिंथेसिस कर सकते हैं लैब्स में। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है होवर्ड सिंथेसिस। होवर्ड सिंथेसिस के थ्रू हम जो है फिनाइनथ्रीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को हम रिएक्ट कराएंगे सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन होता है, तो हमारा असाइल ग्रुप जो है वो हमारा अटैच हो जाएगा नेफ्थलीन के ऊपर और ये हमारा फॉर्म कर लेगा नेफ्थाइल प्रोपोनोइक एसिड। फिर हम जो है नेफ्थाइल प्रोपोनोइक एसिड का क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, उसको हम रिएक्ट कराएंगे अमलगेनेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl और फिर वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड में। और फिर हमारा इसमें क्या होता है, हम इसको जो है रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसमें जो है हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब यहाँ से हमारा जो है इसका हाइड्रोजन और इसका हमारा OH ये दोनों मिलकर हमारा जो वाटर का रिलीज करा देंगे, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। फिर हमारा ये फॉर्म कर लेगा 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइनथ्रीन। फिर हम जो है 1 कीटो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइनथ्रीन को अमलगेनेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे हमारा दोबारा क्लीमेंसन रिएक्शन होगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइनथ्रीन में। फिर हम जो है 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोफिनाइनथ्रीन को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा फिनाइनथ्रीन में। तो इस तरीके से हम जो है फिनाइनथ्रीन की सिंथेसिस कर सकते हैं बाय होवर्ड सिंथेसिस। सेकंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम डाइबेंजाइल। हम जो है डाइबेंजाइल की हेल्प से वही फिनाइनथ्रीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डाइबेंजाइल लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे 480 डिग्री सेल्सियस पे और ये जो हमारे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइनथ्रीन में और यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। थर्ड मेथड आता है हमारा फ्रॉम 2,2 डाइमिथाइल डाइफिनाइल। हम यहाँ पे हम सबसे पहले 2,2 डाइमिथाइल डाइफिनाइल ले लेंगे, उसको हम जो है हीट देंगे यहाँ पे और ये जो हमारे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइनथ्रीन में और यहाँ पे भी हमारा जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है फिनाइनथ्रीन का सिंथेसिस कर सकते हैं फ्रॉम 2,2 डाइमिथाइल डाइफिनाइल से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनाइनथ्रीन की, मतलब इसमें हमें जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। जैसा कि आप नाम से ही बता सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा असाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है, इसलिए हम जो है असाइलेशन वर्ड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फिनाइनथ्रीन ले लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ पे हमारा AlCl3 जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है और ये हमारा कन्वर्ट कर देता है फिनाइनथ्रीन को 9 एसिटाइल फिनाइनथ्रीन में। अब यहाँ पे हमारा जो एसिटाइल ग्रुप जो है वो हमारा 9 पोजीशन पे ऐड हो जाता है और यहाँ पे हमारा HCl जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो ये थी हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सेकंड रिएक्शन आती है हमारी नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में हम क्या करा रहे हैं, सिंपली हम जो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन कराते हैं, उसे हम कहते हैं नाइट्रेशन। यहाँ पे हम फिनाइनथ्रीन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पे हमारा 9 नाइट्रोफिनाइनथ्रीन जो है वो हमारा फॉर्म हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे हमारा 9 पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है ऐड हो गया है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे 9 नाइट्रोफिनाइनथ्रीन कहते हैं इसे। फिर थर्ड आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या कराते हैं, हम जो है हाइड्रोजन ग्रुप का जो है एडिशन करा देते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहाँ पे हम सिंपली फिनाइनथ्रीन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्रोपेनॉल और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 9,10 डाइहाइड्रोफिनाइनथ्रीन में। यहाँ पे हमारा 9 और 10 पोजीशन पे एक एक हाइड्रो ग्रुप जो है वो हमारा ऐड हो गया है, इसलिए हम जो है यहाँ पे 9,10 डाइहाइड्रोफिनाइनथ्रीन कह रहे हैं। फोर्थ रिएक्शन आती है हमारी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन एटम का एडिशन करवा देते हैं, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पे हम सिंपली फिनाइनथ्रीन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CrO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 9,10 फिनाइनथ्राक्विनोन में। यहाँ पे हमारा 9 और 10 पोजीशन पे हमारे 2 ऑक्सीजन एटम जो है वो हमारे अटैच हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो इसी के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है फिनाइनथ्रीन की। नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन डाइज, पेस्टिसाइड्स एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। ये जो था हमारा फिनाइनथ्रीन जो है वो हमारा डाइज में यूज़ करा जाता है, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करा जाता है और हमारा ये जो है एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड्स। ये जो था हमारा बाइल एसिड बनाने में, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में और हमारा स्टेरॉइड की सिंथेसिस में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट अब हम इसके डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। तो हमारा इसके 3 डेरिवेटिव्स आ जाते हैं यहाँ पे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जो है वो हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा है 9,10 फिनाइनथ्राक्विनोन। हमारा 9,10 फिनाइनथ्राक्विनोन जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स है। सेकंड आता है हमारा 9,10 डाइहाइड्रोफिनाइनथ्रीन और थर्ड आता है हमारा 9 नाइट्रोफिनाइनथ्रीन। तो ये थे हमारे कुछ डेरिवेटिव्स फिनाइनथ्रीन के। तो गाइज इसी के साथ हमारा सेक्शन बी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो है 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमें कोई भी अपनी चॉइस से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारे 7 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी जो है वो हमारा टोटल 35 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। हमें जो है बेंजोइक एसिड को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है, प्रिपरेशन बतानी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, नीचे हमारा बेंजीन होता है, ऊपर हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग देन इट फॉर्म बेंजोइक एसिड। जब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड
एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है बेंजीन में और उसकी जगह हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाता है, तो वो हमारा बन जाता है बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हमारा बेंजीन है, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस करके हमने जो है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच करा दिया है, तो इस तरीके से हमारा जो है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल। हम जो है बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे K2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड में। तो इस तरीके से हमारा बेंजोइक एसिड जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड मेथड आता है हमारा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। हम जो टोलुइन का ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टोलुइन लेंगे, उसको हम 3 मोल्स नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और ये जो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड में, और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे रिलीज हो जाएंगे। थर्ड मेथड आता है हमारा फ्रॉम थैलिक एसिड। हम जो है थैलिक एसिड से बेंजोइक एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम थैलिक एसिड लेंगे, उसको हम CaO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस हमने यहाँ पे ले रखा है NaOH। हम जो है बेस की प्रेजेंस में हम इसका रिएक्शन कराते हैं और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा बेंजोइक एसिड में, और यहाँ पे हमारा जो है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। फोर्थ मेथड आता है हमारा फ्रॉम फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। हम जो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन के थ्रू भी बेंजोइक एसिड की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बेंजीन लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे COCl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और यहाँ पे हमारा COCl जो है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमारा असाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन इसका और एक इसका Cl, ये दोनों मिलकर हमारा HCl रिलीज करा देंगे। फिर हम इसको लेंगे, इस वाले कंपाउंड को यहाँ पे लेंगे, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और वो हमारा बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे भी एक HCl मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है हमारी बेंजोइक एसिड की। ये जो हमारा कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, प्लेजेंट ऑर्डर होती है, और ये जो हमारा सॉल्यूबल इन वाटर, और ये जो हमारा इजीली सॉल्यूबलाइज हो जाता है वाटर में। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 249 डिग्री सेल्सियस और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 122 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। नेक्स्ट अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्मेशन। अब आप सभी को पता है कि हमारा बेंजोइक एसिड जो है वो इजीली H+ आयन को रिलीज कर देता है, इसलिए हमारे ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। अब जब भी हम एसिडिक नेचर के किसी भी कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं बेसिक नेचर के साथ, तो ये जो होता है हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है और हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो है बेंजोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, जो कि हमारा एक बेस है। अब जब भी हमारा एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। सेकंड आती है हमारी एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, हम बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे हमारा जो है एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा रिलीज हो जाता है। थर्ड आती है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगी मॉलिक्यूल में से। अब यहाँ पे हम सिंपली बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं CaO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे हमने बेस ले रखा है NaOH। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिलीज हो चुका है और यहाँ पे हमारा ये H जो है ये डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, और यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा CaO ये मिलकर हमारा CaCO3 बना देगा। तो इस तरीके से हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है हमारा बेंजोइक एसिड का। तो उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। हमें जो है स्टेनलेस रिंग को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सेसे एंड मोहर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918। यहाँ पे हमारा सेसे और मोहर ने मिलकर इस थ्योरी को प्रपोज करा था 1918 में। दे एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स, और इन्होंने इस थ्योरी में एक्सप्लेन करा था साइक्लोहेक्सेन को और हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। अकॉर्डिंग टू सेसे-मोहर थ्योरी साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन अ प्लेन। इन्होंने बताया था कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं वो हमारे सिंगल प्लेन में लाई नहीं करते हैं। दिस प्रपोज दैट हायर मेंबर रिंग कैन फ्री फ्रॉम स्ट्रेन इफ ऑल रिंग कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इनटू अ वन प्लेन। These are stainless as the carbon atom lie in different plane and normal angle is retained। अब बेसिकली हमारा स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी कहती क्या है कि हमारे सभी हायर मेंबर रिंग जो होती है वो हमारी स्ट्रेन से फ्री होंगी अगर हम उनके सभी कार्बन एटम्स को अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे। मतलब सभी कार्बन एटम्स को अगर हम एक प्लेन में लाई ना करके उनको जो है अलग अलग डिफरेंट प्लेन में अगर हम लाई करेंगे तो वो जो हमारा स्ट्रेनलेस होगी। और इसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर नॉर्मल एंगल जो है इजीली रिटेन कर सकते हैं। नॉर्मल एंगल कितना होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये होता है हमारा नॉर्मल एंगल। हम इजीली हम जो है इसको रिटेन कर सकते हैं अगर हम सभी कार्बन एटम्स को डिफरेंट प्लेन में लाई करें तो। नेक्स्ट अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की यहाँ पे हमने दो कन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है बॉड फॉर्म, सेकंड आता है हमारा चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन बॉड फॉर्म, और हमारा चेयर फॉर्म जो होती है वो हमारी बॉड फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होती है।
इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ BSc एंड क्लोरामाइन टी। हमें जो BSc और क्लोरामाइन टी के स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में स्टडी करनी है। यहाँ पे हमारा BSc आ जाता है। BSc की फुल फॉर्म आ जाती है हमारी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन में हमारे जो है 3 डबल बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक करके हमारा 6 क्लोराइड आइटम जो है यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका मॉलिकुलर फार्मूला देख लेते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला होता है इसका C6H6Cl6। मॉलिकुलर वेट आता है हमारा 290.8 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ हम जो है BSc का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज इंसेक्टिसाइड्स, ये जो हम इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लाइस एंड स्कैबिज, और ये जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हम लाइस और स्कैबिज के ट्रीटमेंट के लिए हम BSc का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लोरामाइन टी की। क्लोरामाइन टी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ हम जो है क्लोरामाइन टी का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इन डेंटल प्रोडक्ट्स। हमारे डेंटल प्रोडक्ट्स में हम जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह क्लोरामाइन टी का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इन एग्रीकल्चर एंड फूड, और ये जो हमारा एग्रीकल्चर और फूड में भी हम इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह यूज़ करा जाता है। एंड इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट सरफेस, और ये जो हमारा किसी भी सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर और यूजेज ऑफ क्लोरामाइन टी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट फॉर अल्काइलेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल। हमें जो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोसेस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है उसके एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में होता क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप बाय रिप्लेसिंग एरोमेटिक प्रोटोन। हम जो है एरोमेटिक प्रोटोन को रिप्लेस करके उसकी जगह अल्काइल ग्रुप का एडिशन करा देते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म अल्काइल बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। इसमें होता है क्या, हम सिंपली बेंजीन लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं हम अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड में हम यहाँ पे AlCl3 यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और ये जो होता है हमारा अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेता है और साथ में हमारा HCl जो है रिलीज़ होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड होती है। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। सबसे पहले जो है कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं AlCl3 के साथ, और यहाँ पे हमारा जो है Cl रिलीज हो जाएगा और हमारा R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसको हम कार्बोकटाइन कह रहे हैं, और ये Cl जो है वो हमारा AlCl4 का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरीके से। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप में हमारा जो है कार्बोकटाइन जो है वो हमारा अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग के ऊपर। ये जो हमारा कार्बोकटाइन यहाँ पे बना था वो हमारा अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग के ऊपर। यहाँ पे हमारा जो है बेंजीन है, और ये जो हमारा इस पर अटैच हो जाएगा इस तरीके से, और ये फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कटाइन की। और फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है हमारा थर्ड, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, हमारा ये जो H+ आयन है वो हमारा रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से हमारा AlCl4, ये जो हमारा AlCl4 का कॉम्प्लेक्स बना था, इसमें से हमारा Cl- जो है वो रिलीज़ होगा, और ये हमारा H+, ये दोनों मिलकर हमारा जो है HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे, और AlCl3 जो है वो हमारा एज अ कैटलिस्ट हमारा दोबारा रिमूव आउट हो जाएगा रिएक्शन से, और हमारा यहाँ पे हमारा जो है अल्काइल बेंजीन हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट अब हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो है अल्काइल फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आता हमारा अल्काइल क्लोराइड, फिर आता हमारा अल्काइल ब्रोमाइड, और फिर आता हमारा अल्काइल आयोडाइड। तो इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन वैल्यू एंड एसिटाइल वैल्यू। हमें जो आयोडीन वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू को उसका प्रिंसिपल और उसके प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें हमारे सबसे पहले आ जाता है आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू होती क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड एडेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल्स। हमारे 100 ग्राम फैट और ऑयल्स में हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे उन डबल बॉन्ड्स को हम जो है उसमें कितने ज़्यादा हम जो है आयोडीन जो है ऐड करवा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं आयोडीन वैल्यू। मतलब हमने जो है कितने ग्राम हम आयोडीन का एडिशन करा सकते हैं उन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में जो कि हमारे 100 ग्राम फैट और ऑयल्स में प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इट मेजर द रिलेटिव डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल्स। ये जो हमारा अनसैचुरेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारा अनसैचुरेशन क्या है, हमारे ऑयल्स में जो हमारे डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारा आयोडीन जो वहाँ जाके अटैच हो जाता है, और जितना ज़्यादा हमारा आयोडीन अटैच होगा उतना ही ज़्यादा हमारे जो है डबल बॉन्ड्स उस ऑयल में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम जो है अनसैचुरेशन जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेजर कर सकते हैं। एज डिटरमाइन बाय अपटेक ऑफ हेलोजन। अब वही हमारा बता रखा है, जितना ज़्यादा हमारा हेलोजन का अपटेक होगा। हेलोजन हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पे आयोडीन का यूज़ कर रहे हैं, और आयोडीन जो है वो हमारा हेलोजन आइटम है। तो इस तरीके से हम जो है जितना ज़्यादा आयोडीन अपटेक होगा उतना ही ज़्यादा हमारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से ये होता है हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑयल और फैट में, और ये डबल बॉन्ड जो है हम इसको रिएक्ट कराते हैं आयोडीन के साथ, तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे हमारे दोनों तरफ जो है आयोडीन आइटम जो है वो अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट अब हम इसके प्रोसीजर देख लेते हैं।
नेक्स्ट अब बात आती है आयोडीन वैल्यू के प्रोसीजर की, कि किस तरीके से हम जो आयोडीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑयल या फिर फैट की। इसमें हम सबसे पहले 1 ml जो है सैंपल ले लेंगे। हमने सबसे पहले जो है सैंपल लेना है, उसमें सैंपल में हम जो है ऑयल या फिर फैट जिसकी भी हमें जो आयोडीन वैल्यू फाइंड करनी है वो हम ले लेंगे। फिर हम उसमें जो है ऐड करेंगे 25 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड उसमें जो है 25 ml ऐड कर देंगे। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने के बाद उसमें जो है हम 25 ml वेस्ट सॉल्यूशन डालते हैं। अब इसमें हमारा वेस्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, हमारा आयोडीन मोनोक्लोराइड और हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये दोनों ही हमारा जो है प्रेजेंट होते हैं हमारे वेस्ट सॉल्यूशन में। तो हम जो है 25 ml वेस्ट सॉल्यूशन उसमें ऐड करने के बाद हम जो है KI क्रिस्टल डालते हैं। अब KI क्रिस्टल क्या होता है, हमारे पोटेशियम आयोडाइड के क्रिस्टल। अब जब हम उसको जो है वेस्ट सॉल्यूशन डालने के बाद उसमें जो है स्टॉपर बंद कर देंगे, स्टॉपर से उसको क्लोज कर देंगे। फिर स्टॉपर के आसपास जो हम KI स्प्रिंकल करेंगे। KI की क्रिस्टल जो है स्प्रिंकल करने के बाद उसको जो हम 30 मिनट्स तक उसको जो है डार्क कंडीशन में रखेंगे। अब डार्क प्लेस पर रखने के बाद हमारा 30 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद हम जो है उसको निकालेंगे और 100 ml डिस्टिल वाटर के साथ अच्छे से उसको वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद उसको जो हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट 0.1 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। अब उसको जो है टाइट्रेट करने के दौरान हमारा वो जो है जब लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा तब उसमें जो है 1 ml हम यहाँ पे स्टार सॉल्यूशन डालेंगे एज अ इंडिकेटर। अब यहाँ पे हम जो है स्टार सॉल्यूशन एज अ इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। अब स्टार सॉल्यूशन डालने के बाद जो उसको दोबारा टाइट्रेट करेंगे जब तक वो जो है कलरलेस नहीं हो जाता। जैसे ही वो कलरलेस हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। तो वो रीडिंग जो है वो हमारी हो जाएगी सैंपल रीडिंग, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। फिर हमें निकालनी है ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या करना है, हमें सिंपली हमें जो है ऑयल या फैट जो भी हमने सैंपल के तौर पे लिया था उसको हमें नहीं लेना है, उसको हमें अलग करके हम जो है बाकी जो भी प्रोसीजर हमने करा वो सेम कर लेंगे और उसमें जो हमारी रीडिंग आएगी उसको हम नोट कर लेंगे एज अ ब्लैंक टाइट्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं बी से। जब हमारी दोनों ही रीडिंग आ जाएगी फिर हम उसको जो है आयोडीन वैल्यू के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा बी जो है वो हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा ए जो है वो हमारा सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा ए की जगह हम जो है सैंपल टाइट्रेशन की रीडिंग डाल देंगे, बी की जगह हम जो है ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग डाल देंगे और यहाँ पे डब्ल्यू की जगह हम जो है जो भी हमने सैंपल का वेट लिया था, हमने सैंपल वेट हमने 1 ml लिया था तो हम यहाँ पे 1 ईजिली पुट करके यहाँ पे आयोडीन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड अब बात आती है एसिटाइल वैल्यू की। तो एसिटाइल वैल्यू का हमें प्रिंसिपल देखना है। इट इज mg of KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड लिबरेटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। अब यहाँ पे बात आती है KOH की कि कितना हमारा mg of KH रिक्वायर्ड है हमारा एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब ये एसिटिक एसिड कहाँ से आया, जब भी हम एसिटाइलेटेड सब्सटेंस को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है एसिटिक एसिड रिलीज होता है। तो उस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा कितना mg of KH जो है वो हमारा रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं एसिटाइल वैल्यू। नेक्स्ट अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके से हम जो किसी भी ऑयल या फिर फैट की एसिटाइल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारा जाता है इट इज़ डिटरमाइन थ्रू स्पूनिफिकेशन वैल्यू। ये जो होता है हमारा स्पूनिफिकेशन वैल्यू के थ्रू हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बॉइल द 10 ग्राम ऑफ सैंपल विद 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले हम 10 ग्राम जो है सैंपल लेंगे, उसको हम जो है 20 ml एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बॉयल करेंगे 2 घंटे के लिए। ऐड 600 ml वाटर एंड बॉयल फॉर 30 मिनट्स। और फिर हम उसमें जो है 600 ml वाटर डाल देंगे और फिर उसको दोबारा 30 मिनट्स के लिए उसको बॉयल करेंगे। सेपरेट एंड वॉश द एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट। और फिर हम जो है एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट को हम सेपरेट करके उसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद उसको जो है हम टाइट्रेट करेंगे KOH के साथ। अब KOH के साथ टाइट्रेट करने पे हमारा जो है B वैल्यू निकल आएगी। अब B क्या हमारा स्पूनिफिकेशन ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस। अब हमारा जो टाइट्रेट करा है उसको जो भी रीडिंग आएगी वो हम जो है B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B की जगह हम उस रीडिंग को पुट कर देंगे और फिर हमें जो है A फाइंड करना है। A कैसे निकलेगा, हमारा जो भी ऑयल सैंपल था उसको हम डायरेक्टली टाइट्रेट करेंगे KOH के साथ और वो जो हमारा स्पूनिफिकेशन उसकी वैल्यू निकल आएगी टाइट्रेशन के थ्रू, वो हमारी आ जाएगी A। तो वो उन दोनों को हम जो है इस फॉर्मूले में एसिटाइल वैल्यू के फॉर्मूले में पुट करके इजीली हम जो है एसिटाइल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमें जो है ट्राइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस के बारे में बताना है और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बताना है। सबसे पहले हम सिंथेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है 3 मेथड्स के थ्रू हम जो है ट्राइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस कर रहे हैं। इनको जो हमने ज़्यादा शॉर्ट में कर रखा है। आप जब इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो इसकी जो है आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है सिंथेसिस फ्रॉम बेंजीन। यहाँ पे हम जो बेंजीन की हेल्प से ट्राइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो 3 मोल्स बेंजीन के लेते हैं उसको हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और ये जो हमारा डायरेक्टली ट्राइफिनाइल मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो है 3 मोल जो है HCl के रिलीज होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। सेकंड मेथड आता है हमारा फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। यहाँ पे हम जो बेंजाइल क्लोराइड की हेल्प से ट्राइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, उसको हम रिएक्ट करेंगे बेंजीन के साथ। यहाँ पे हम जो बेंजीन के 2 मोल्स ले रहे हैं और ये रिएक्शन जो है वो AlCl3 की प्रेजेंस में होगी और ये जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन में और यहाँ पे हमारे 2 मोल्स HCl के जो है एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे।
थर्ड मेथड आता है हमारा फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हम जो है बेंजल्डिहाइड की हेल्प से हम जो है ट्राइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, उसको रिएक्ट करेंगे 2 मोल्स बेंजीन के साथ, और उसको ये रिएक्शन जो है वो हमारी ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ट्राइफिनाइल मीथेन में, और यहाँ पे हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है बेंजल्डिहाइड के थ्रू हम जो है ट्राइफिनाइल मीथेन की सिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ट्राइफिनाइल मीथेन के डेरिवेटिव्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट आता है हमारा ब्रिलियंट ग्रीन, सेकंड आता है हमारा जेंटियल वॉयलेट, और थर्ड आता है हमारा इमिप्रामिन ब्लू। तो इस तरीके से हमारे कुछ इसके डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे ट्राइफिनाइल मीथेन के। तो उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। हमें जो कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी हमें एक्सप्लेन करनी है, जो कि हमने साइक्लोएल्केन्स में पढ़ी थी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका गिव रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, और फिर हमें जो है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। चलिए हम सबसे पहले कॉल्सन एंड मॉफेट थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। कॉल्सन एंड मॉफेट थ्योरी इट इज़ आल्सो नोन एज बैंड बॉन्ड थ्योरी एंड बनाना बॉन्ड थ्योरी। हमारा कॉल्सन एंड मॉफेट थ्योरी को हम जो है बैंड बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, और उसको हम जो है बनाना बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। दिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, ग्रेटर ओवरलैपिंग, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। इन्होंने जो है स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता हमारे साइक्लोएल्केन्स की। इन्होंने बताया था कि जितनी ज़्यादा हमारी ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारे बॉन्ड जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। और जैसे जैसे हमारे बॉन्ड जो है वो हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा कॉल्सन एंड मॉफेट थ्योरी ने एक्सप्लेन करा था। बट इन साइक्लोप्रोपेन बैंड बॉन्ड इज फाउंड। बट हमारा साइक्लोप्रोपेन में जो होता है हमारा बैंड बॉन्ड फॉर्म होता है विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, जो कि हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में होता है, मतलब इंटरमीडिएट होता है। ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड से मतलब वीक होता है और हमारा पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए हमारा जो हमारा बैंड बॉन्ड जो होता है वो हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के इंटरमीडिएट होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैंड बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वीकर देन नॉर्मल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा जो बैंड बॉन्ड होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। तो इस वजह से हमारा जो बैंड बॉन्ड जो है हमारा साइक्लोप्रोपेन में बनता है, जिसकी वजह से हमारा साइक्लोप्रोपेन का हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो हमारा वीक होता है। ड्यू टू वीकर बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन कैन गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन ईजिली। अब क्योंकि हमारा साइक्लोप्रोपेन में हमारा बैंड बॉन्ड है, अब बैंड बॉन्ड जो होता है हमारा वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए हमारा जो है ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा, और ये जो हमारा ईजिली रिंग ओपनिंग रिएक्शन जो है ईजिली दे देता है। इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेज स्लाइटली। अब हमारा साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमारा थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। बैंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू देयर लेस एंगल। अब यहाँ पे हमारा जो लेस एंगल होता है जिसकी वजह से हमारा साइक्लोप्रोपेन में जो है हमारा बैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन बट लेस देन साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी बता रखी है साइक्लोब्यूटेन की कि हमारा साइक्लोब्यूटेन जो वो हमारा साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल है, बट हमारा साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल है। तो यहाँ पे हमारा जो साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताया गया है। नेक्स्ट अब हम साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो है वो हमारी दो तरह की केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। फर्स्ट आती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड। हम जो है एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं सिंपली किसी और एटम के साथ, बट रिंग डज नॉट अफेक्टेड। बट इसमें जो होता है हमारा रिंग में कोई भी अफेक्ट नहीं आता, ना ही वो ब्रेक होगी ना ही वो ओपन होगी। इसमें हमारा फर्स्ट रिएक्शन आ जाती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हमारी यूवी लाइट के प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे हम जो है साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उसको हम Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और ये हमारा जो इस तरीके से कंपाउंड बना लेता है। यहाँ पे हमारा जो H एटम जो है वो हमारा रिप्लेस हो गया Cl एटम से, और हमारा H एटम जो है हमारा इसके दूसरे Cl के साथ जो है रिएक्ट करके हमारा HCl फॉर्म कर लेता है। सेकंड आता है हमारा इसी का साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन जो वो भी हमारा इसी तरीके से रिएक्ट करता है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और ये भी हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट बना लेता है, और हमारा बाय प्रोडक्ट में हमारा HCl रिलीज हो जाता है। सेकंड आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिंग विल ओपन। इसमें क्या होता है, हमारा बॉन्ड जो होता है वो हमारा ब्रेक हो जाता है और हमारा रिंग जो होता है वो हमारी ओपन हो जाती है। हायर साइक्लोएल्केन्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। और जितने भी हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो हमारी एडिशन रिएक्शन को नहीं देते। नेक्स्ट अब हम एडिशन रिएक्शन में देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे हम जो हेलोजन एटम का एडिशन करवाते हैं, जैसे हमारा Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, F2 हो गया। तो इस तरीके से हम जो हेलोजन एटम का एडिशन कराते हैं। इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और ये जो रिएक्शन होती है वो हमारे CCl4 के प्रेजेंस में होती है, एंड एब्सेंस ऑफ लाइट, और ये जो हमारा डार्क कंडीशन में होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और यहाँ पे हम जो है डार्क कंडीशन मेंटेन रखते हैं, और ये हमारा कन्वर्ट कर देता है 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन में। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो हमारा साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, और साइक्लोब्यूटेन और हमारा जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं।
सेकंड रिएक्शन आती है हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हम जो है हेलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया या फिर HF हो गया, तो इस तरीके से हमारा हेलोजन एसिड होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो साइक्लोप्रोपेन लेंगे उसको हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होती है। साइक्लोब्यूटेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, और साइक्लोब्यूटेन और जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स है वो ये रिएक्शन जो है नहीं देते। इसी तरीके से हम जो है थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन आती है हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम जो है हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, इसको हम रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारा, इट ओकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, और ये रिएक्शन जो होती है हमारी निकल के प्रेजेंस में होती है। निकल जो हम यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है साइक्लोप्रोपेन लेंगे, उसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और ये जो हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्रोपेन में। यहाँ पे हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो हमारा चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से हम जो साइक्लोब्यूटेन लेंगे उसको हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा 180 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये हमारा जो है फॉर्म कर लेगा एन ब्यूटेन। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोब्यूटेन जो है वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा एन ब्यूटेन में। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस होती हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 2021-22 का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। और जिन भी स्टूडेंट को अभी भी इसमें कोई डाउट है तो वो इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स के PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।